नमस्कार, मैं सिकंदर खान और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की प्रश्नावली नंबर 7 जो कि है घन और घनमूल। ठीक है, देखिए घन जब किसी संख्या को 3 बार गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या घन होती है। जैसे मान लीजिए हम 1 को 1 से 3 बार गुणा करेंगे तो प्राप्त संख्या 1 है, वो 1 का घन है। इसी प्रकार 2 को 2 से 3 बार गुणा करें तो आता है 8, तो 2 का घन क्या है 8। 3 को 3 बार गुणा किया गया और संख्या आई 27, तो 3 का घन 27। 4 को 3 बार गुणा करें तो संख्या आती है 64। 5 को गुणा करें 3 बार तो संख्या आती है 125। इस प्रकार जब किसी संख्या को 3 बार गुणा किया जाता है, यानी उसी संख्या को 3 बार गुणा करें तो प्राप्त संख्या घन कहलाती है। जैसे 1 का घन हो गया 1, 2 का घन हो गया 8, 3 का घन हो गया 27, 4 का घन हो गया 64 और 5 का घन हो गया 125। यहाँ ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब किसी सम संख्या का घन किया जाता है, ठीक है, कोई सम संख्या है उसका हम घन कर रहे हैं तो प्राप्त संख्या भी सम संख्या होगी। जैसे 2 है वो एक सम संख्या है और उसका घन जो प्राप्त हुआ वो भी सम संख्या में प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार 4 एक सम संख्या है और उसका घन प्राप्त हुआ 64, वो भी सम संख्या है। इसी प्रकार यदि हम किसी विषम संख्या का घन करें तो प्राप्त संख्या है वो भी विषम होगी। जैसे 3 विषम संख्या है उसका घन होता है 27 जो कि एक विषम संख्या है। 5 एक विषम संख्या है उसका घन प्राप्त होता है 125 जो कि एक विषम संख्या है। इस प्रकार सम संख्या का घन सम होता है और विषम संख्या का घन विषम होता है। हमारा टॉपिक है घन और घनमूल। देखिए घन और घनमूल एक दूसरे की विपरीत बातें हैं। घन घनमूल का विपरीत है और घनमूल घन का विपरीत है। और इसको अपन दर्शाते कैसे हैं? इस प्रकार घन को इस अनुरूप द्वारा दर्शाया जाता है। जब किसी संख्या का जो कि हमारे पास घन है, जब कोई घन संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड करें और अभाज्य गुणनखंड करने पर 3 बार एक एक संख्या सेम आती है तो वो उसके पूर्ण वर्ग की यानी पूर्ण घन की ओर संकेत करती है। ठीक है, यानी कोई भी संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड करें और कोई प्राकृत संख्या 3 बार लगातार आ रही है एक सी, तो वो उसका घनमूल होती है, यानी वो संख्या भी पूर्ण घन की ओर संकेत करती है। ठीक है, अब हम प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं जिसमें हमारा पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। हमारा पहला जो प्रश्न है उसमें हमें पूछा गया है कि कौन सी संख्या है वो पूर्ण घन नहीं है। देखिए इसका पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम इसका पता लगा सकते हैं। पहला हमें संख्या दी गई है 216। ठीक है, यानी 216 है वो पूर्ण घन है या नहीं है। देखिए ये हमारा आ गया पहला 216। हम करेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड। ये देखिए इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। 216 के अंदर हम सबसे छोटी संख्या 2 का भाग देने का प्रयास करते हैं। देखिए जब किसी संख्या के अंत में सम संख्या आती है तो इसका मतलब उसमें 2 का भाग जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग देने का मतलब सीधा सा ये है कि उस दी गई संख्या को आधा करना। ठीक है, तो अब 2 का भाग इसमें दिया जाएगा तो 2 एक कम 2। अब 1 के अंदर भाग नहीं जा रहा है, टूटा हुआ भाग 0 और इसको 6 7 मिलाया तो 16 हो गया और ये हो गया 8। ये मान सकते हैं कि जो दी गई संख्या है उसमें 2 का भाग दे रहे हैं तो उस संख्या को हम आधा कर रहे हैं। ठीक है, अब फिर इसमें 2 का भाग जा सकता है क्योंकि सम संख्या वापस आ रही है। अब 2 का भाग 10 में गया 5 बार और 8 में गया 4 बार। फिर सम संख्या आ रही है
तो अब भी इसमें 2 का भाग जा सकता है और 2 का भाग इसमें जाएगा 27 बार। ठीक है, अब इसमें विषम संख्या आ गई और विषम संख्या आ गई तो 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 2 का नहीं जाएगा तो हम आगे वाली संख्या की ओर बढ़ते हैं, वो संख्या होती है 3। अब 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इसके लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों संख्याओं को जोड़कर देखेंगे। 2 और 7 9 होते हैं, यदि इनके योग में 3 का भाग जा रहा है तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। क्योंकि 2 और 7 9 होते हैं, 3 का भाग जा रहा है तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ये 3 की भाजकता का नियम है। अब 3 का भाग इसमें देंगे तो 3 9 27, ठीक है, 9 बार गया। अब 9 में 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 बार गया, फिर 3 एकम 3। इस प्रकार ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब अभाज्य गुणनखंड में क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3। ये 3 बार एक अभाज्य गुणन करने पर संख्या 2 आ गई और 3 बार क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, इस प्रकार अभाज्य गुणन करने पर कोई संख्या 3 बार आती है तो पूर्ण घन है। यहाँ 2 के भी 3 जोड़ा में हो गए और 3 के भी हो गए। अब इन दोनों को गुणा करके देखें तो 2 तिया 6। कहने का मतलब है कि ये संख्या जो 216 है वो 6 का पूर्ण घन है, यानी दी गई संख्या 216 पूर्ण घन है। ये पहला प्रश्न हुआ। ठीक है, पहले प्रश्न में हमने एक संख्या के बारे में जानकारी ली है। दूसरा इसने दे रखा है 128। ठीक है, अब हम देखते हैं 128 पूर्ण घन है या नहीं है। फिर उसी प्रकार 2 का भाग देते हैं। ठीक है, अब 2 का भाग इसमें जाएगा, साफ साफ पता है पीछे सम संख्या है। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि 2 के भाग देने का मतलब है उस संख्या को आधा करना। तो अब यहाँ हम 2 का भाग देंगे। ठीक है, तो 12 में गया 6 बार और 8 में गया 4 बार। अब फिर 2 का भाग जाएगा क्योंकि हमारे पास सम संख्या प्राप्त हो गई है। तो 2 का भाग 6 में 3 बार और 4 में 2 बार। अब फिर 2 का भाग जा सकता है। ठीक है, आधा करना सीधी सी बात है। तो यहाँ 2 का भाग 32 में गया 16 बार। फिर 2 का भाग देंगे 16 में 8 बार। फिर 2 का भाग देंगे 8 में 4 बार। फिर 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार और 2 का भाग 2 में 1 बार। इस प्रकार देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2, एक जोड़ा तो ये बन गया। ठीक है, उसके बाद 2 गुणा 2 गुणा 2, एक जोड़ा ये बन गया गुणा 2। अब 1 2 हमारे पास बाकी रह गया। ठीक है, यहाँ 3 का जोड़ा नहीं बना। इस प्रकार ये दी गई संख्या पूर्ण घन नहीं है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कोई संख्या पूर्ण घन है या नहीं है इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर अपने को 5 प्रश्न दे रखे हैं जिनके अंदर हमने ये 2 करके देखे। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यानी अब हमें क्या करना है, दूसरे प्रश्न में वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे हम गुणा करें तो हमें दी गई संख्या क्या हो, पूर्ण घन बन जाए। सबसे पहले अपने को दे रखी है 243। क्या दे रखी है, 243। हम बात क्या करेंगे, यानी ये संख्या है, ये संख्या पूर्ण घन बनाने के लिए हम किस संख्या से गुणा करेंगे ये हमें जानना है। तो देखिए पहली संख्या अपने को 243 दी गई है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब पता है कि अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 का भाग नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि दी गई जो अंतिम संख्या अपनी विषम संख्या है। अब हम 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का देखते हैं, 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा इसके लिए तीनों को जोड़ के देखते हैं। 2 और 4 6, 6 और 3 9, इन तीनों अंकों का योग 9 आ रहा है और 9 में 3 का भाग जाता है। इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। यही भाजकता का 3 का नियम है। तो हम 3 का भाग इसमें देंगे। ठीक है, अब 3 का भाग देंगे तो 8 3 24 और 3 एकम 3, 3 का भाग गया।
अब 8 और 1 आया, दोनों को जोड़ के देखते हैं। 8 और 1 9, 9 में भी 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ 2 बार गया, 2 बचे, वो एक साथ में लगेगा तो 21 हो जाएगा और भाग जाएगा 21 में 3 का 7 बार। ठीक है, अब 2 और 7 मिलके हो गए 9, 9 में 3 का भाग जाता है तो यहाँ 3 का जाएगा और ये गया कितनी बार? 9 बार। 9 में 3 का जाता है, ये गया 3 बार, 3 में 3 का गया 1 बार। इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो 3 है। एक बार 3 संख्याओं का जोड़ा 3 का बन गया, लेकिन यहां देखिए 3 2 ही बार आया, जबकि पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए जोड़ा 3 का बनना चाहिए, तो यहां 1 3 की कमी है। इस प्रकार हमारा उत्तर क्या होगा? यानी 243 को पूर्ण घन बनाने के लिए, किसके लिए? पूर्ण घन बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से गुणा करना पड़ेगा, तब ये संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण घन बन जाएगी। जैसे हम करके देखें, ये 243 है, उसको हम 3 से गुणा कर रहे हैं, 3 3 9, ठीक है, 4 3 12 का 2 हासिल में 1, 3 दूनी 6 और 1 7। इस प्रकार हमारे पास ये संख्या आई है 729। कब? जब हम इस संख्या को 3 से गुणा करें। 3 से गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ 3 का पूरा जोड़ा नहीं बन रहा है। 3 से गुणा करते ही वो कहा जाएगा 729। अब ध्यान रखें 729 है, वो उसका घनमूल है 9। ठीक है, तो ये 9 का घन है। तो इस प्रकार इस संख्या को हम पूर्ण घन बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब इसका एक और एग्जाम्पल अपन लेते हैं। हमने दूसरे में एक प्रश्न देखा है, एक और करके देखते हैं कि उसे पूर्ण घन बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे। दूसरी हमारी संख्या है 256। क्या है? 256। अब इसमें भी देखिए अंतिम संख्या सम संख्या है, इसका मतलब इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक यहाँ बच गया तो 16, ये हो गया 8। 2 का भाग इसके अंदर गया 128 बार। अब फिर 2 का भाग देंगे तो ये इस 12 में गया 6 बार, 8 में गया 4 बार। 2 का भाग 6 में गया 3 बार और 4 में गया 2 बार। 2 का भाग 32 में गया 16 बार। 2 का भाग अब गया 16 में 8 बार। 2 का 8 में गया 4 बार। 4 में 2 का 2 बार और फिर ये 2 का भाग 2 में गया 1 बार। अब देखिए 1 2 3, ठीक है, यानी 1 2 3, ये एक जोड़ा बन गया 2 2 का। फिर यहाँ देखिए 1 2 3, ये दूसरा जोड़ा बन गया 2 का। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ 3 अंकों का जोड़ा नहीं बना है। ठीक है, यानी यहाँ 2 बार ही आया है, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ 2 का जोड़ा पूरा नहीं बना। यानी अभाज्य गुणनखंड करने पर ये 2 भी 3 बार आने चाहिए, ऐसा यहाँ नहीं हुआ तो एक जोड़ा पूरा नहीं बना, इसलिए संख्या पूर्ण घन नहीं है। किसकी कमी है? 1 2 की कमी है। तो इस संख्या को पूर्ण घन बनाने के लिए हमें 256 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे देखिए 2 से गुणा कर रहे हैं, 6 दूनी 12 हासिल में 1, 5 दूनी 10 और 11 का हासिल में 1, 2 दूनी 4 1 5। अब इसको हम 256 को जब 2 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास 1 2 की कमी है, तो हमारा आंसर आता है 512। ठीक है, अब 512 है, उसका जब हम क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगी 8। ठीक है, इस प्रकार ये 512 है, वो किसका घन है? 8 का घन है। तो 512 घन हो गया, पूरा घनमूल हो गया। ठीक है, इसका 8। तो 256 को पूर्ण घन बनाने के लिए 2 से गुणा करना
पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा प्रश्न है जिसमें हमें ये पूछा गया है कि किस संख्या से गुणा करें कि ये संख्या पूर्ण घन बन जाए। तीसरा हमारा प्रश्न है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर वो पूर्ण घन बन जाए। यानी दूसरा प्रश्न हमें गुणा से संबंधित था, अब वो पूछ रहा है कि अब किस संख्या से भाग दें कि वो संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो तीसरे के अंदर हमें दी गई पहली संख्या देखिए क्या है। पहली संख्या हमें दी गई है 81, ये हो गया 81। ये अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग जा नहीं रहा है क्योंकि दी गई संख्या विषम है, तो हम आगे वाली 3 की ओर संकेत करते हैं। 8 और 1 9 होते हैं, तो 3 का भाग 9 में जाता है, इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचते हैं वो यहाँ आ जाते हैं, तो 21 हो जाता है और ये 7 3 21। अब वापस 3 का भाग जाता है 27 के अंदर और वो जाता है 9 बार। 9 में 3 का भाग जाता है 3 बार। ठीक है, और 3 एकम 3। इस प्रकार 81 के अभाज्य गुणनखंड क्या बने? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 3 का जोड़ा देखें तो ये एक जोड़ा बन गया, लेकिन यहाँ 1 3 अलग एक्स्ट्रा रह गया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ एक जोड़ा बनने के पश्चात, ठीक है, 1 अंक 3 शेष रह गया, इसलिए इस संख्या को पूर्ण घन बनाने के लिए हम 3 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 3 से भाग देंगे। अब 3 से जब इस संख्या में भाग दिया जाएगा तो हमें प्राप्त होगा 27। क्या प्राप्त होगा? 27। ठीक है, और हम जानते हैं 27 है, उसका जब हम घनमूल ज्ञात करेंगे तो वो आएगा 3। ठीक है, इस प्रकार हम 81 को पूर्ण घन बनाने के लिए किससे भाग देंगे? 3 से भाग देंगे। ठीक है, अब हम दूसरी संख्या को लेकर एक दूसरा प्रश्न करते हैं और हमारे पास दूसरी संख्या दी गई है 128। ठीक है, दूसरी संख्या है 128। अब इसे पूर्ण घन बनाने के लिए किससे भाग देना पड़ेगा? 2 का भाग दिया क्योंकि सम संख्या है, 12 में गया 6 बार और 8 में गया 4 बार। अब फिर 2 का भाग जाएगा सम संख्या के कारण, 6 में गया 3 बार और 4 में गया 2 बार। फिर 2 का भाग देंगे 16 बार, फिर 2 का भाग देंगे 8 बार, फिर 2 का भाग देंगे 4 बार, फिर 2 का भाग गया 4 में 2 बार और फिर 2 का भाग गया 1 बार। ठीक है, अब देखिए जोड़े बनाते हैं हम। यहाँ ये एक जोड़ा बन गया, 3 बार आना चाहिए, तो यहाँ 2 3 बार आ गया, 1 बना 1 जोड़ा। अब देखिए यहाँ ये दूसरी बार जोड़ा बन गया, 1 2 3, 3 बार आ गया, लेकिन अब यहाँ 1 बाकी रह गया, तो हम क्या लिखेंगे कि यहाँ 128 को पूर्ण घन बनाने के लिए हमें भाग देना पड़ेगा 2 से, और जब इसमें 2 का भाग दिया जाएगा तो संख्या प्राप्त होगी 64, और 64 का जब हम घनमूल ज्ञात करते हैं तो वो आता है 4। ठीक है, इस प्रकार 128 को पूर्ण घन बनाने के लिए हमें उसमें 2 का भाग देना पड़ेगा, और ये अभाज्य गुणनखंड से हमें पता चला है, क्योंकि 2 इसमें एक ऐसा अंक रह गया जिसका कोई जोड़ा नहीं बना। आज के लिए इतना ही, शेष अगले पार्ट में। धन्यवाद।